गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सत्यार्थ साहित्य पर। साथियों, आज जिस विषय को लेकर के मैं यहां उपस्थित हुआ हूं वो विषय है जिंदगी और जोक। अमरकांत की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी जिंदगी और जोक। कहानी आजादी के बाद लिखी गई है 1952 में, और इस कहानी में किस प्रकार से अमरकांत ने समाज के शोषण चक्रीय व्यवस्था, जिसमें रजुआ जैसे लोग हमेशा ही शोषित है और वो समाज हमेशा ही उसका शोषण करता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, कहानी की शुरुआत जो है वो होती है रात को 10 बजे के आसपास, जब रजुआ जो रामपुर का रहने वाला है, जिसका ओरिजिनल नाम, असली नाम गोपाल है, वो शिवनाथ बाबू के घर में ही रहता था और अचानक एक दिन चोरी हो जाती है और उस चोरी का इल्ज़ाम उस पर डाल दिया जाता है। और ये बहुत ही साधारण सी बात है हमारे समाज के लोगों के लिए कि समाज ऐसे लोगों को चोर उचक्का कुछ भी समझता है। रजुआ को चोरी करने के सिलसिले में पीटा जाता है। बाद में पता चलता है कि वो साड़ी घर से ही निकली। जिस साड़ी के गुम होने का इल्ज़ाम रजुआ पे डाला गया था, वो साड़ी शिवनाथ बाबू के घर से ही निकलती है साथियों। और धीरे धीरे रजुआ का उस गांव में समाजीकरण हो जाता है। वो गांव की अन्य महिलाओं के साथ हंसी मजाक ठिठोलियां करने लगता है, रिश्ते नाते जोड़ता है, काम करता है, और वो पूरे उस मोहल्ले का, उस गांव का जो है साथियों, वो सार्वजनिक नौकर है। लेखक स्वयं भी उस मोहल्ले में रहते हैं, तो लेखक कहते हैं कि ऐसे भी नौकरों की काफी किल्लत है, कमी है। ऐसे समय में रजुआ जो है वरदान की तरह है। गांव के हर व्यक्ति, हर घर के लोग जो है उससे अपना काम निकलवाते हैं। रजुआ कभी इसका काम करता है तो दूसरे परिवार में लेट से पहुंचता है, कभी इस घर का काम टाइम पे करता है तो दूसरे घर में लेट से पहुंचता है। इस चक्कर में एक रोज जो है उसे जमुना लाल के लड़के से मार पड़ जाती है। वो शिवनाथ बाबू के घर भी काम करने गया था और जमुना लाल के घर में भी काम कर रहा था। तो इस तरीके से समाज उस पर अपना हक दिखाता है, और रजुआ जैसा व्यक्ति जो दिखने में काफी कुरूप, गंदा सा, नाटा, पिचके हुए गाल, पूरा बदन काला, बड़ा ही अजीब सा उसका सौंदर्य है। खैर, सौंदर्य तो सौंदर्य है, लेकिन समाज ऐसे लोगों को कुरूप कहता है। तो साथियों, वो व्यक्ति अब समाज में धीरे धीरे ढल जाता है, उसका समाजीकरण हो जाता है। और उसके बाद बीच में एक दौर आता है जब उस गांव में ही रहने वाली एक पगली, जो कि जीआरपी के ऑफिस के पीछे उसे कटहर नाले के पास दिखती है, उस स्त्री को देख करके उसके मन में जो है कामोत्तेजना, काम की भावना जगती है। साथियों, रजुआ जैसा व्यक्ति भी, उसके मन में, उसके शरीर में जो है वो शाश्वत भावनाएं हैं, वो काम की भावनाएं हैं, और वो जानता है कि इस पगली के माध्यम से वो अपनी काम वासना को वो तृप्त कर सकता है, क्योंकि शायद वो पगली उससे आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो भले ही किरदार रजुआ जैसा हो, लेकिन वो शाश्वत भावना, लव, फेयर एंड सेक्स, वो रजुआ जैसे किरदारों में भी है साथियों। उसके बाद वो पगली के पीछे पागल हो जाता है, उसके लिए खाना पीना लेके जाता है। गांव के जिन घरों में वो कामकाज करता है साथियों, वहां उनका मन नहीं लगता है। वो काम करते करते दौड़ करके छत पे जाता है, वहां पे उसे खाना खिलाता है। और एक रात जब वो देखता है कि वो पगली किसी और के साथ सोई हुई है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ सोया हुआ है, तो वो प्रतिकार करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस पगली के प्रति उसका आकर्षण जो है वो प्रेम के रूप में तब्दील हो रहा है।
ऐसा एक संकेत है। पगली उसके बाद उस गांव में रहती नहीं है और उसके बाद रजुआ जो है उसी गांव में रहते रहते बरन की बहू के पास काम धंधा करने लगता है। और उसके बाद लेखक एक दिन पूछते हैं कि क्या बात है कि ये रजुआ आजकल इतना दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखा है। तो लेखक की पत्नी कहती है कि बरन की बहू ने उसके सारे पैसे रख लिए। बरन की बहू को उसने 10 रुपए दिए थे रखने के लिए और सारे पैसे उसने रख लिए। तब से वो दाढ़ी बढ़ाए घूमता है और शनिचरी देवी को जल चढ़ाता है और आजकल वो भगत होकर के बैठा है। एक भिखारी जिसका समाजीकरण होता है, जिसका नाम बदला जाता है, जो उस मोहल्ले में संबंध जोड़ता है, प्रेम करता है, काम वासना को पूरा करना चाहता है और अब वो व्यक्ति भगत बन बैठा है। रजुआ की जिंदगी जो है उससे जोक की तरह चिपटी हुई है साथियों। वो अपनी जिंदगी के लिए जोक है या जिंदगी उससे जोक की तरह चिपटी हुई है, इस बात को रजुआ समझ नहीं पाता है। हाँ, लेकिन वो किरदार ईमानदार है। वो चोरी नहीं करना चाहता है, वो बेईमानी नहीं करना चाहता है, वो ईमानदारी से खटना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। गांव के सभी लोगों के घर में वो मेहनत ईमानदारी से पैसे कमाता है। अब भगत बनने के बाद जो है उसके भीतर वही आडंबर की भावना भी जागृत हो जाती है। वो पौराणिक कथाएं सुनाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के जेल आने जाने की कहानी सुनाता है, तारका राक्षसा को कैसे हनुमान जी परेशान करते हैं उसकी कहानी सुनाता है साथियों। और यहाँ पे मैं इस प्रसंग में एक साहित्यकार है डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, उन्होंने इस कहानी के ऊपर क्या कहा। उन्होंने कहा है कि समाज की गलत मानसिकता पर चोट करने वाली यह कहानी गोपाल से रजुआ, रजुआ से रजुआ साला और फिर राजू भगत बनने की प्रक्रिया और सामाजिक सोच के स्तर को आईना दिखाती है साथियों। जब रजुआ पीटा जाता है तब भी वो कहता है कि वह बरई है, यानी कि जाति का ज्ञान भी है और कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है कि बरई जाति के लोग सब कुछ हो सकते हैं लेकिन चोर नहीं हो सकते या चोरी नहीं कर सकते हैं। तो रजुआ के भीतर जो ये जीने की जिजीविषा है यही उसे आज जिंदा रखे हुए हैं। अब धीरे धीरे उसे हैजा हो जाता है साथियों और उस हैजा होने के कारण कोई उससे बातचीत नहीं करता है। शिवनाथ बाबू भी बातचीत नहीं करते, रामजी मिश्र का परिवार भी बातचीत नहीं करता है, बरन की बहू भी कोई बातचीत नहीं करती और वो खंडर के पास, नाले के पास जाके वो चुपचाप से एकांत में बैठा हुआ रहता है। लेखक उसका इलाज कराते, इलाज करके वो वापस आता है और फिर से उसे खुजली हो जाता है। तब जाकर के शिवनाथ बाबू कहते हैं कि छोड़ो साले को गोली मारो, छोड़ो साले को गोली मारो। और वो कहते हैं कि नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। तो नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग समाज में सिर्फ शोषित होने के लिए ही पैदा होते हैं। उसके बाद साथियों मैं इस कहानी के प्रसंग को टेपचू कहानी से जोड़ना चाहता हूँ। टेपचू कहानी में जो टेपचू पात्र है वो इसी तरीके से समाज द्वारा तिरस्कृत, उपेक्षित पात्र है जो समाज के द्वारा सिर्फ शोषित हो रहा है। समाज उसे मारता है, पीटता है, सबका वो काम करता है और उसे गाड़ी के पीछे बांध करके रस्सी से 13 मील के आसपास उसे घसीटा जाता है। अंत में उसकी मौत हो जाती है गोली मारने से। गांव के लोग ही उसे गोली मार देते हैं। वो पोस्टमार्टम के लिए जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के दौरान जो है कहानीकार जो उदय प्रकाश है वो ये दिखा रहे हैं कि टेपचू उठ करके खड़ा हो गया है, यानी कि टेपचू और रजुआ जैसे लोग समाज में क्रांति का प्रतीक है। ये पात्र कभी भी नहीं मर सकते साथियों, ये हमेशा जिंदा रहेंगे और समाज से हमेशा ये प्रश्न करते रहेंगे कि हमारे जैसे पात्रों के लिए समाज में कोई न्यायिक व्यवस्था है या नहीं है। तो कहानीकार उदय प्रकाश हो या कहानीकार अमरकांत हो, दोनों ने ही कहानी के अंत में ये एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है कि आखिर ऐसे पात्र का हम क्या करें, इनके साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा। कहानी के अंत में एक पात्र आता है और वो पात्र लेखक के पास आकर के गुदरी बाजार के वचन राम का लड़का जो 13-14 साल का है वो आकर के कहता है कि रजुआ मर गया है और उसके परिवार वाले को जो रामपुर में रहते हैं वचन राम, माफ कीजिएगा, भजन राम बरी,
उसे एक पत्र लिखने। जब लेखक इतना हताश हो जाता है उसके मौत की खबर को सुन करके, वो पूछना भी मुनासिब नहीं समझता है कि आखिर रजुआ जीवित है या मर गया या क्या हो गया। वो मन ही मन कहीं ना कहीं प्रसन्न भी है कि अच्छा हुआ कि रजुआ जैसे लोग मर गए, वरना जब तक वो जीवित रहता समाज उससे काम करवा करवा के और भी उसकी स्थिति खराब कर देता। लेकिन कुछ दिनों के बाद लेखक रात को फिर कुछ काम कर रहे होते अपने घर में, और अचानक से जो है आ करके रजुआ जो है खड़ा हो जाता है और वो एक कहानी सुनाता है कि मेरे सिर के ऊपर जो है कौवा बैठ गया था, और मैंने सुन के रखा था कि अगर आपके सिर के ऊपर कौवा बैठ जाए और आप अपने किसी परिवार वाले को जो है एक पत्र लिख दे तो आपकी मौत जो है टल जाती है। लेखक रजुआ के इस बात से जो है काफी आश्चर्यचकित रहता है और वो सोचता है कि रजुआ में इतना बोध है, वो समाज की इस पुरानी परंपरा को जानता है। और उसके बाद जो है साथियों, लेखक बिना पूछे और एक पत्र लिख देता है और उस पत्र में वो लिखता है कि रजुआ जीवित है, रजुआ जीवित है, टेपचू भी जीवित है, और ये दोनों पात्र कभी भी नहीं मरेंगे। सर्वदा जो है साथियों समाज से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, और रजुआ जो है अब या तो वो जिंदगी से जोक की तरह चिपटा हुआ है, सिमटा हुआ है, या जिंदगी उससे जोक की तरह चिपटी हुई है या सिमटी हुई है। यहाँ पे आकर के साथियों ये कहानी समाप्त हो जाती है कि ना तो रजुआ उस जिंदगी को छोड़ना चाहता है, ना वो जिंदगी उससे छोड़ना चाहती है। दोनों एक दूसरे से जोक की तरह चिपटे हुए। जोक एक प्राणी है, जो एक छोटा सा जीव है जो इंसानों के रक्त को पी करके जीवित रहता है। तो रजुआ जैसे किरदार भी जो है समाज में इसी तरीके से जो है घसीट घसीट के चल रहे हैं, और समाज उसका रक्त पी रहा है, और रजुआ जैसे लोग फिर भी जो है मर भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी जीवित है, क्योंकि जीने की इच्छा, जीने की लालसा, जीने की वो जिजीविसा जो है रजुआ या टेपचू जैसे किरदारों में आज भी जीवित है। बस इतना ही कह के साथियों मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आपसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।